नमस्कार बच्चों। पद्य भाग में हमारे 5 अध्याय हो चुके, 5 पाठ हो चुके पद्य भाग। लेकिन केवल पद्य भाग से ही काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में समान अंक प्रणाली है। गद्य का भी उतना ही महत्व है जितना पद्य का है, ग्रामर का भी उतना, व्याकरण का भी उतना ही महत्व है। तो ग्रामर के, व्याकरण के कुछ टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं, कुछ पढ़ने बाकी हैं जो हम पढ़ाएंगे। लेकिन पद्य के साथ साथ गद्य भाग का भी उतना ही महत्व है। गद्य भाग का पहला पाठ एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न आप पढ़ चुके हो। सेकंड चैप्टर जो है ईदगाह मुंशी प्रेमचंद का, वो भी आप पढ़ चुके हैं। थर्ड चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है, उसका आज हम अध्ययन करें। और उस चैप्टर का नाम है, राइटर का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में क्या है, पाठ का नाम है स्त्री शिक्षा के कुतर्कों का खंडन। स्त्री शिक्षा के कुतर्कों का खंडन। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लेखक परिचय पढ़ें। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 में हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1864 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु 1938 ईस्वी। इनके जन्म स्थान के बारे में हम चर्चा करें तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के, सोनिया गांधी का नाम सुना होगा। सोनिया गांधी अब की बार रायबरेली से चुनाव जीती हैं। रायबरेली से अब की बार क्या, पहले भी रायबरेली उनका निर्वाचन क्षेत्र है। तो रायबरेली जिले के, उत्तर प्रदेश स्टेट के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1864 में। मृत्यु कब हुई थी इनकी? 1938। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में 1864 में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय दुबे। पिता का नाम क्या था? पंडित राम सहाय दुबे। कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। पारिवारिक आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण, कोई परिवार में रुपए पैसे की दृष्टि से हालत खराब थी, अधिक रुपया पैसा था नहीं, तो परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण, मतलब खराब होने के कारण
स्कूली शिक्षा पूर्ण करो। हो सकता है आगे कॉलेज में भी पढ़ाई करते, लेकिन स्कूली शिक्षा हायर सेकेंडरी पास करते ही रेलवे में नौकरी कर ली इन्होंने, क्योंकि नौकरी करने में तो तनख्वाह आती, सैलरी आती, पेमेंट आता, पैसे की जरूरत थी। तो इन्होंने आगे की पढ़ाई रोककर, छोड़कर, बंद करके पहले नौकरी की, और सबसे पहले कायम में नौकरी की, रेलवे में नौकरी कर ली। लेकिन स्वाभिमानी स्वभाव के धनी, बड़े स्वाभिमानी थे, किसी के सुनते नहीं थे, जो सही है वो करते थे, किसी का रोक दाब इनको सहन नहीं होता था। लेकिन स्वाभिमानी होने के कारण कुछ समय पश्चात इन्होंने रेलवे की नौकरी से रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। आप सन 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे। एक पत्रिका निकलती थी सरस्वती, ध्यान रखना बच्चों, मुंशी प्रेमचंद ने भी सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है। तो सरस्वती पत्रिका के संपादन से जुड़े रहे, 1903 में जुड़े और 1920 तक लगभग 17 वर्ष तक सरस्वती पत्रिका का संपादन आपने किया। सन 1938 में महावीर प्रसाद द्विवेदी का निधन हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रखर व्यक्तित्व एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे, बहुत प्रभावशाली बुद्धि थी इनकी, प्रतिभा थी। द्विवेदी जी क्या क्या थे? कवि थे, समालोचक, एक तो शब्द होता है आलोचक, वो तो केवल आलोचना करने वाला होता है, एक प्रशंसा करने वाला होता है। लेकिन जो समालोचक होता है बच्चों, वो आलोचना और प्रशंसा दोनों करता है, सामने वाले की अच्छाई और कभी बुराई दोनों बताता है समालोचक। निबंधकार, संपादक रहे सरस्वती पत्रिका के कितने वर्ष तक? 17 वर्ष तक। कब से कब तक? 1903 से 1920 तक। भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, इतिहास के बारे में भी लिखा उन्होंने, हिंदी साहित्य के। अर्थशास्त्र के भी अच्छे ज्ञाता थे, आदि विविध रूपों में उभरकर सामने आया है इनका व्यक्तित्व। आपने 1903 से 1920 तक सरस्वती के संपादक रहते हुए, इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, 1903 से 1920 तक सरस्वती के संपादक रहते हुए हिंदी व्याकरण एवं वर्तनी के नियम स्थिर करके हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, शुद्ध किया हिंदी गद्य की भाषा को। हिंदी व्याकरण एवं वर्तनी के नियम स्थिर किए कि भाई बार बार परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और गद्य की भाषा का परिष्कार किया। द्विवेदी जी ने अपने समकालीन कवियों एवं लेखकों का साहित्य रचना में मार्गदर्शन किया। इनके समय में जो भी साहित्यकार थे या कवि थे, वो क्या लिखें, कैसे लिखें, अच्छा कैसे लिखें, उनको गाइड किया, उनका मार्गदर्शन किया। इसी कारण आधुनिक हिंदी साहित्य के द्वितीय उत्थान को, दूसरा जो उत्थान काल माना जाता है, सुधार काल को महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग भी कहा गया। उत्थान काल को, सुधार काल को कुछ लोग, बहुत लोग द्विवेदी युग भी कहते हैं। वो द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के कारण ही है। एक द्विवेदी और हुए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनके कारण नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के कारण ही द्विवेदी युग कहलाए। द्विवेदी जी ने भारतीय जातीय परंपरा का समालोचक दृष्टि से गहन अध्ययन किया कि भारत में बहुत सी जातियां हैं, उन जातियों का अध्ययन किया एवं प्रासंगिकता एवं विवेक सम्मत परंपराओं का समर्थन तथा रूढ़ियों का विरोध किया। जो अच्छी परंपराएं थी भारतीय जातियों में, भारतीय लोगों में, उन अच्छी परंपराओं का समर्थन किया, और जो गलत परंपराएं थी, जो पुराने रीति रिवाज थे, पुरानी मान्यताएं थी, रूढ़िवादिताएं थी, उन रूढ़ियों का विरोध किया। इनके लेखन में सरलता, सुबोधता एवं परिनिष्ठता, शुद्धता के गुण झलकते हैं। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? मौलिक रचनाएं, खुद की रचनाएं हैं इनकी, मौलिक रचनाएं खुद की, स्वयं की लिखी हुई रचनाएं। काव्य मंजूषा, सुमन, अबला विलाप, कान्यकुब्ज, कविता कला, ये इनके काव्य हैं। अद्भुत, अब ये गद्य है, क्या क्या गद्य में क्या क्या लिखा? अद्भुत आलाप, संपत्ति शास्त्र, महिला मोद, ये तुम्हारे जो चैप्टर वो महिला मोद से लिया गया है, ध्यान रखना। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन महिला मोद से लिया गया है। रस
रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, ये गद्य हैं। अनुदित रचनाएं, मतलब रचना तो किसी और की है लेकिन हिंदी भाषा में अनुवाद किया है, ट्रांसलेट किया है। कौन कौन सी है? विनय विनोद, स्नेहमाला, ऋतु तरंगिणी, भामिनी विलास, रघुवंश, वेणी संहार, बेकन विचार, रत्नावली और स्वाधीनता, ये इनकी अनुदित रचनाएं हैं। जो रचनाएं मूलतः किसी और की हैं लेकिन उन रचनाओं का इन्होंने हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। ठीक है बच्चों, अब चैप्टर के ऊपर हम आए। इस पाठ में क्या बताया? स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। पहले के समय, देखो बच्चों, आज तो फिर भी स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक माता पिता भी ये चाहते हैं कि उनकी बेटी उतने ही पढ़े जितने उनके बेटे पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा ये 10-5 साल में ही हुआ है। आज के 10 साल पहले तक लोगों की एक धारणा की, एक सोच थी कि बेटी को ज़्यादा पढ़ाने से क्या फ़ायदा है, बेटी को ज़्यादा शिक्षा दिलाने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि बेटी को पढ़ाएंगे, कल बेटी की शादी कर देंगे और बेटी अपने ससुराल चली जाएगी, फिर अपने को क्या फ़ायदा हुआ उसको पढ़ाने से, उसके ऊपर पढ़ाई का पैसा खर्च करें, क्या फ़ायदा। यदि कोई बच्ची होशियार हो, इंटेलिजेंट हो, घर वालों को उसे पढ़ाना चाहिए था 10 साल पहले, लेकिन फिर वो माँ बाप सोचते यार हम पढ़ाएंगे, इसको ट्रेनिंग कराएंगे तो इसके ऊपर 5 लाख रुपए इसकी पढ़ाई पर खर्च होंगे, फिर इसकी शादी कर देंगे तो ससुराल चली जाएगी, इसकी जो सैलरी आएगी, नौकरी लग गई तो वो तनख्वाह तो ससुराल वाले देंगे, अपने को क्या फ़ायदा हुआ। तो लड़की के बजाय लोग लड़कों को पढ़ाने में ज़्यादा विश्वास करते थे, लड़कों की पढ़ाई पर ज़्यादा पैसा लगाते थे। ऐसे लोगों का विरोध किया। कुछ लोग स्त्री शिक्षा के विरोधी थे, उन्होंने कुतर्क दिए, स्त्रियों को कभी नहीं पढ़ाना चाहिए। उन लोगों ने तर्क दिए। कौन से लोगों ने? जो स्त्री शिक्षा के विरोधी थे, उन्होंने कुतर्क दिए। द्वेतीजी ने उन कुतर्कों का एक एक करके खंडन किया है कि स्त्रियों को क्यों पढ़ाना चाहिए। देखो बच्चों, विद्वानों ने कहा है लड़का और लड़की एक समान है, कोई अंतर नहीं है लड़के और लड़की। मेरी व्यक्तिगत विचारधारा यह है, लड़की बेटी लड़के से ज़्यादा अच्छी हो। लड़की बेटी कैसे? मान लो लड़का बहुत अच्छा हो गया, अच्छा निकल गया, ईमानदार है, न्यायवादी है, बड़ों का सम्मान करता है, सत्य बोलता है, अच्छा कमाता है, एक परिवार को लाभ होगा उससे, खुद के परिवार। लड़की यदि अच्छी निकल गई, 2 परिवारों का भला होगा, एक तो लड़की के पीहर का और एक लड़की के ससुराल का। लड़का अच्छा निकल गया, केवल एक परिवार का भला करेगा, एक परिवार को लाभ होगा अच्छे लड़के से। यदि बच्ची अच्छी है, लड़की अच्छी है, कन्या अच्छी है, तो 2 परिवारों का सिर गर्व से ऊंचा कर देगी, अपने पीहर पक्ष का और ससुराल पक्ष। अब आप हिसाब लगा, लड़का अच्छा है या लड़की अच्छी है। लेकिन पता नहीं क्यों आज भी हमारे समाज में लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता है लड़कियों की तुलना में। यदि ऐसा नहीं होता तो क्यों हमारे प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 14 के बाद का नारा है ये, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों लड़कियों पर अत्याचार किए जाते थे और किए जाते हैं? आज तक आपने यही सुना होगा, दहेज की आग में बेटी को जलाया। आज तक ये नहीं सुना होगा दहेज के कारण बेटे को जलाया। सबसे ज्यादा परिश्रम भी लड़कियां करती हैं, बेटियां करती हैं, स्त्रियां करती हैं, और सबसे ज्यादा दुखी और प्रताड़ित भी उनको ही होना पड़ता है। ये एक बड़ी विडंबना है जिसे परिवारों को, माता पिता को, समाज को इनको समझना चाहिए। क्योंकि आज तो हम अखबारों में और टेलीविज़न पर दिखाई दिया जाता है भ्रूण हत्या के बारे में, कि लोग बेटे की कामना करते हैं, बेटे की कल्पना करते हैं और ये सोचते हैं कि साहब नाम तो बेटे से ही चलेगा, वंश का नाम। तो क्या जिनके बेटे नहीं होते थे उनके वंश का तो नाम चलेगा ही नहीं?
तुलसीदास के कौन सा बेटा हुआ? बताओ। नरेंद्र मोदी के कौन सा बेटा है? डॉक्टर अब्दुल कलाम के कौन सा बेटा है? अटल बिहारी वाजपेयी के कौन सा बेटा है? इनका कौन सा नाम खराब हो गया? बिना बेटों के भी नाम चल रहा है। भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुखदेव, राजगुरु, इनके नाम में, मान सम्मान में कहीं कोई प्रश्न चिन्ह लगा क्या? नहीं। तो आवश्यक नहीं है कि बेटों से ही नाम चले, बेटियों से भी नाम चल सकता है, या बिना बेटे बेटियों के भी व्यक्ति का नाम चल सकता है। तो ऐसे लोग जो स्त्री शिक्षा के विरोध में तर्क दिए, उन तर्कों को उन्होंने तर्क नहीं कहा, कुतर्क कहा, उन कुतर्कों का खंडन किया। इसमें प्राचीन जो काल के उदाहरण लिए, सीता का उदाहरण लिया है, शकुंतला का उदाहरण लिया है, और जो गार्गी, मैत्रेयी, बनर्जी थी, इनका तीनों का उदाहरण लिया है। याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नियां थी, इनका उदाहरण लिया है। विदुला, शीला, विद्या, इनका उदाहरण लिया है। और उन्होंने ये बताया है कि स्त्री शिक्षा, स्त्रियों को शिक्षा देना कभी भी अनर्थकारी नहीं रहा है। स्त्रियों को शिक्षा देने से लाभ ही लाभ है। बेटों को मत पढ़ाओ, कम पढ़ा लो, लेकिन बेटी को ज़्यादा पढ़ाना चाहिए। इस पाठ का सार यही है। कल हम विधिवत रूप से इस पाठ का अध्ययन शुरू कर देंगे।